जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कोई क्वेश्चन हो कल के लेक्चर के हवाले से? जी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके। यस सर। तो आज जरा जूम में कुछ प्रॉब्लम शायद आ रही है। ओके आज हमने स्टार्ट लेना है थर्ड पॉइंट से, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। इससे पहले हम दो डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। यानी हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स और आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब थर्ड आ जाता है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस जनरली क्या होती है? एनी प्राइस व्हिच हैज बीन एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी जो दो पार्टीज के दरमियान, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के दरमियान जो अमाउंट एग्री हो जाए उसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन प्राइस की जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड में आ रही है वो लिखता है ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंड एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस। यानी जो गुड्स और सर्विसेज उसने प्रॉमिस किया उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस गुड्स और सर्विसेज के लिए जो एंटाइटलमेंट है, जो उसने अमाउंट रिसीव करनी है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। देखिए सम टाइम ऐसा होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जी कि हम आपको प्राइस दे रहे हैं, यानी प्राइस एक सर्विस की दे रहे हैं 20,000। अब इस प्राइस के अंदर समटाइम्स सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है, और जो जितना सेल्स टैक्स है वो एडजस्टेबल है, जिसको इनपुट टैक्स कहते हैं। अब इसका मतलब इस पे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है कि ये हमने गवर्नमेंट को वापस करना है, गवर्नमेंट को देना है। तो इस 20,000 में जितनी अमाउंट टैक्स की होगी वो ट्रांजैक्शन प्राइस में शामिल नहीं हो सकती। यानी इसमें अगर मैं ये कहूं कि 16,000 जो है वो मेरी प्राइस है और 4,000 उसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, तो transaction price will not be a 20,000 amount because 4,000 was collected from the customer on behalf of third party, which is government, Federal Board of Revenue, यानी उसके बिहाफ पर आप इसको कलेक्ट कर रहे हो। तो ट्रांजैक्शन प्राइस सिर्फ वो प्राइस है जो हमें रिसीव होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब जिस वक्त मैंने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट में कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, यानी इफेक्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर वन, वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या कोई ऐसी अमाउंट एग्री तो नहीं है जो वेरिएबल नेचर की है? जैसे अगर आप एक प्राइस पर यूनिट तय करते हैं तो जितनी यूनिट ज्यादा होंगे उतनी आपकी कंसिडरेशन ज्यादा होती जाएगी, जितने कम होंगे उतनी कम होती जाएगी। दिस इज नॉन एज वेरिएबल कंसिडरेशन। सेम द कॉन्स्ट्रेंट ऑन द वेरिएबल कंसिडरेशन। सम टाइम को कॉन्स्ट्रेंट भी होते हैं, उसको भी आपने अकाउंट फॉर करना है कि मिनिमम क्वांटिटी लाइक आपने इतनी बाय करनी है तब प्राइस जो है वो कम होगी, तो उस सूरत में उस कॉन्स्ट्रेंट को भी आपने अकाउंट फॉर करना है। नंबर थ्री, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये एरिया खास तौर पे आपने ध्यान में रखना है, इससे काफी क्वेश्चन हम करेंगे जब पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां अप्लाई होती है व्हेन द रेवेन्यू इज मोर इज बेसिकली इज रिलेटेड टू मोर देन 1 ईयर। जैसा सिंपल सी एक एग्जांपल लें और मैं ये कहूं कि हम एक गुड्स सेल करते हैं, सेल्स करते हैं हम एक गुड्स या कोई भी एसेट सेल करते हैं, उसकी प्राइस जो है वो 50,000 है। एक पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो ये कहते हैं जी आई विल मेक ए पेमेंट इन 2 years। तो अब आपने जो प्राइस चार्ज करनी है वो 50,000 तो नहीं करोगे,
अब उससे जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शन प्राइस आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो आपकी माइट बी 60,000। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करेंगे, यानी इसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करना है। इसको इसी अमाउंट को मैं 60 पे रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ये 60,000 जो है इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू में करना है, कन्वर्ट करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरीके से नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर आपने कोई नॉन कैश कंसिडरेशन है, फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कैश में नहीं आ रही, किसी और फॉर्म में आ रही है, एसेट की फॉर्म में आएगी, आ रही है, या शेयर्स की फॉर्म में आ रही है, उसको हम नॉन कैश कंसिडरेशन कहेंगे, और दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। अगर कोई कंसिडरेशन ऐसी है जो आपने कस्टमर को पे करनी है, वो भी आप उसमें रिकॉग्नाइज करोगे, उसको भी अकाउंट फॉर करोगे। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं और उसके अंदर हमारा एग्रीमेंट ये होता है जी कि ये बिल्डिंग जो है हम कंस्ट्रक्ट करके देंगे फॉर 20 मिलियन रुपीस की, और इसमें 1.5 इयर्स का हमारा जो टेन्योर है वो एग्री हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज लिख दी जाती है कि अगर ये 1.5 इयर्स में कंप्लीट नहीं होगी तो डिले की फॉर्म में हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी डिलेड अमाउंट, हमें अमाउंट मिलेगी कंसिडरेशन पेएबल बन जाएगी टू कस्टमर। नॉर्मली तो कस्टमर से आप रिसीव करते हो ना, तो जो रिसीव करनी है उसमें से वो अमाउंट नॉर्मली डिडक्ट हो जाती है। ये तमाम फैक्टर्स जितने भी मैंने 5 आपके सामने डिस्कस किए, ये मैं नहीं ये कह रहा कि सारे एक ही कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, लेकिन तमाम के तमाम को अकाउंट फॉर करना जरूरी है, जिसमें टाइम वैल्यू मनी इज द मेजर फैक्टर। जब ट्रांजैक्शन प्राइस आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट। सर मुझे एक वो टेक्स्ट वाला पॉइंट आप रिपीट कर दें, वो जो सेल्स में आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एक्सप्लेन किया था, और फर्दर ये कांस्टेंट और वेरिएबल कंसीडरेशन भी बता दें। जी जी, देखिए हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पर थर्ड पार्टी बिहाफ पर जो पेमेंट हो रही है, सेल्स टैक्स, किसकी एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी सेल्स टैक्स। आप बहुत सी चीजें लेते हो, उसके अंदर कोई भी चीज आप बाय करते हो, उसकी प्राइस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है एमआरपी और एक होती है जीएसटी। एमआरपी से मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस, और एक जीएसटी। अगर मैं एक सपोज जूस बाय करता हूँ 50 रुपीज का, उसके अंदर सपोज मैं वैसे भी लिख रहा हूँ 35 रुपीज एमआरपी है और 15 रुपीज उस पर जीएसटी है, तो आपको 50 रुपीज की कॉस्ट पड़ती है। ये जो आप पे कर रहे हो 50 रुपीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि जूस कितने में बाय किया है, तो आप ये तो नहीं कहोगे 35 में बाय किया है, 50 में बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 50 की अमाउंट आपने कंज्यूम करनी है। आपने बाय इसलिए किया है कि जूस को कंज्यूम करो, आप कंज्यूमर हो, एंड यूजर। लेकिन जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल करता है। जब होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है तो होलसेलर अपना सेल टैक्स चार्ज कर रहा है रिटेलर से, रिटेलर सेल टैक्स चार्ज कर रहा है किससे? कंज्यूमर से। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं रिटेलर के पॉइंट से बात करूं तो रिटेलर के पॉइंट से जो वो अमाउंट रिसीव कर रहा है, जैसे यही 35 प्लस 15 रिसीव कर रहा है, तो 15 इसने गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो लिहाजा ये ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये अमाउंट आपने कलेक्ट की है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इसको आप उसमें नहीं लोगे। ठीक है? तो लेकिन अगर आप एंड यूजर हो, एंड यूजर का मतलब ये होता है कि ये चीज जो आप ले रहे हो ये आप ही यूज करोगे, तो फिर सेल टैक्स जो है वो उसी को पे करना होता है, फिर ये थर्ड बिहाफ पर आप कलेक्ट नहीं कर रहे। तो इसको जरा ध्यान से देखना है। इसके लिए मैं आसान कर देता हूं, सेल टैक्स अगर एडजस्टेबल नेचर का है तो फिर ये आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, नॉट टू बी इंक्लूडेड।
not to be included. ठीक है। सेकंड आपने कहा कॉन्स्ट्रेंट की बात की कि वेरिएबल कंसिडरेशन पे कॉन्स्ट्रेंट क्या होगा, लेकिन आपकी जो कंसिडरेशन है, जो तय हुई है अमाउंट, प्राइस एग्री हुई है, उसके अंदर एक मिनिमम सम टाइम लिमिट लगा देते हो, कम से कम इतने यूनिट पे ये प्राइस होगी। दिस इज अ कांस्टेंट। मसलन हम उसको प्राइस दे रहे हैं, मार्केट प्राइस जो है वो एक प्रोडक्ट के 60 रुपीज पर यूनिट है। हम उसको ये कह रहे हैं जी कि वी कैन सेल द प्रोडक्ट टू यू फॉर ₹57 पर यूनिट, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपने हर हालत में पूरे साल में 20,000 यूनिट हमसे बाय करने हैं। दिस इज नॉन एज कॉन्स्ट्रेंट, इसको हम कॉन्स्ट्रेंट का नाम देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 57 की प्राइस तब एप्लीकेबल होगी जिस वक्त आपका 20,000 यूनिट वो बाय करेगा हमसे। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। मैं यहाँ पर एक दफा फिर रिपीट कर दूं एक चीज कि मैं यहाँ पर इसकी कोई ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड को, क्योंकि स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें पढ़ी होंगी तो हम अप्लाई आसानी से कर सकते हैं जिस वक्त हम क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, ये ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ एग्जांपल देखते हैं। तैयब को enters into a contract to build an oil rig for 100,000। 100,000 की आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑयल रिग बिल्ड करने का। If the oil rig is not completed on time, there will be a 20,000 penalty। अगर आप टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे तो 20,000 हमें पे करना पड़ेगा कस्टमर को, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा था, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। Tayyab company has built similar oil rigs before and there is a 90% chance the oil rig will be completed on time। और तैयब कंपनी जो है वो इस तरह के कई ऑयल रिग पहले बना चुकी, यानी बिल्ड कर चुकी है, और 90% चांस है कि वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं 90% चांस ये कह रहा हूँ कि टाइम पे कंप्लीट होगा, सो वी हैव नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी। So tell me what would be the amount of revenue that should be recognized? Anyone? 100,000 या 80,000? Sir, 100,000. 100,000, ठीक है। उसकी बेसिक रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज अ 90% चांसेस जो है वो यही है कि ये टाइम पर ये मुकम्मल होगा। अब देखें यहाँ पर इसमें मैंने ये सोल्यूशन में दो हिस्से लिखे हैं, टू पॉसिबल आउटकम। अगर तो टाइम पे कंप्लीट होगा तो मेरा रेवेन्यू 100,000 होगा, अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो मेरा रेवेन्यू 80,000 होगा, क्योंकि 20,000 वो डिडक्ट हो जाएगा। The most likely amount method better predicts the amount of consideration. Therefore, transaction price is 100,000 because there is a 90 प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप मेजर करते हो, जज करते हो, जजमेंट जिसको कहते हैं, और मोस्ट लाइकली सिचुएशन में जाकर आप उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब बेशक आज आपने रेवेन्यू 100,000 का रिकॉग्नाइज किया, सपोज आज आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 100,000 का, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया और रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, ये आपने एंट्री पास कर ली इस सिचुएशन में। अब मैं ये जूम करता हूँ जी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सका। अब जब टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सका तो मेरा रेवेन्यू तो ओवरस्टेट हो चुका है, और उस टाइम ये गलत रिकॉर्डिंग हुआ था, क्योंकि देयर इज अ 90% चांस कि जी वो टाइम पे होगा, लेकिन नहीं हो सका। तो जिस दिन मुझे कैश मिलेगा, कैश तो मुझे मिलेगा सिर्फ 80,000, क्योंकि जब मैंने कंप्लीट करके दिया तो डिले हो चुका था। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म मुझे पूरी अमाउंट तो नहीं मिलेगी, वी हैव टू पे द 20,000 पेनल्टी, तो लिहाजा वो तो पेनल्टी डिडक्ट करके हमें देगा। तो 80,000 का कैश मेरे पास आ जाएगा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल मेरे कम होंगे 100,000 से। तो जितनी अमाउंट है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, या आप इसको एक्सपेंस आउट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दोगे एज अ फाइन। ठीक है, तो आज की डेट में आपने कितना रिकॉर्ड करना है, वो 100,000 है। फ्यूचर में अगर तो टाइम पे कंप्लीट करेगा तो 100,000 रिसीव हो जाएगा। उस सूरत में एंट्री क्या होगी, अगर टाइम पे रिसीव होता है तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर टाइम पे नहीं होता, ये मैंने जो एंट्री की है ये तब होगी व्हेन इट इज ऑन टाइम
कंप्लीटेड ऑन टाइम, और अगर नॉट इन टाइम ऑन टाइम होता है, डिले होता है, लेट कंप्लीट होता है, उस सूरत में एंट्री ये पास करेंगे। वो तो फ्यूचर की एंट्री है ना, लेकिन आज की डेट में मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, 100,000 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, तो मुझे उतनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है जितने चांसेस ज्यादा हो। तो अगर चांसेस 90% है कि 100,000 पे यानी मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा, तो मैं 100,000 पे ही रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट में, ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बहुत से क्वेश्चन भी बनेंगे। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना है। ये वहां पर अप्लाई होगा जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक मशीन सेल करते हो तो आपने ये भी उसे कहा कि जी हम आपको 2 साल की फ्री सर्विस देंगे। एक्चुअली ये फ्री नहीं होती, इसके अंदर प्राइस इंक्लूड होती है। ठीक है, लेकिन बजाय हम उसको कह रहे हैं जी कि हम आपको फ्री सर्विस देंगे। ठीक है। अब ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बल्कि कल हमने एक वॉशिंग मशीन वाली एग्जांपल बड़ी थी, तो वहां पर आपके 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे। नंबर 1 ये था जी कि आपने मशीन सेल की। नंबर 2 ये था जी कि हम आपको 3 ईयर्स की 2 ईयर की आई थिंक या 3 ईयर की सर्विस देंगे। नंबर 3 ये था कि हम आपको 15 केजी जो है वो पाउडर यानी प्रोवाइड करेंगे। बल्कि इवन नंबर 4 भी था, वो वाउचर वाला, कि अगर आप इसको अगले 6 मंथ में बाय करते हैं तो 50% पे अगले प्रोडक्ट आप हमसे बाय कर सकते हो। तो ये 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसकी जो प्राइस एग्री होती है वो एक लम्प सम अमाउंट होती है। अब आपने उसको एलोकेट करना होता है टू द वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है। मसलन आपने एक मशीन सेल की, इसको पढ़ने से पहले ये एग्जांपल को सामने रखते हैं। सिंपल 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ले रहा हूं। मशीन सेल की आपने, और इसके साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि आप 2 ईयर्स की सर्विस भी देंगे। अब अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नंबर 1 हमारा क्या है, सेल द मशीन, मशीन को सेल करना यानी डिलीवर कर देना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 क्या है मेरा, कि आई विल प्रोवाइड 2 ईयर सर्विसेज, 2 ईयर सर्विसेज। अब जो प्राइस एग्री हुई है कॉन्ट्रैक्ट में मशीन सेलिंग की, वो आपकी 6 मिलियन है, यानी 6 मिलियन की आपने मशीन सेल की है। अब मैंने 6 मिलियन को दोनों में एलोकेट करना है। क्यों एलोकेट करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 जो है सेल द मशीन, इसका रेवेन्यू एट ए टाइम होगा, जो कल हमने डिस्कस किया था। चाहे आज रिकॉर्ड हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, लेकिन एक दिन में रिकॉर्ड होगा। और इसका रेवेन्यू जो आप सर्विसेज दे रहे हो ये ओवर द पीरियड होगा। तो अब मैं अगर सारा रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड कर दूं 6 मिलियन, तो गलत हो गया, क्योंकि जो ओवर द पीरियड होना है वो भी आपका एट द टाइम चला जाएगा। तो लिहाजा मुझे इस रेवेन्यू को स्प्लिट करना है 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, एलोकेशन करनी है। अब एलोकेशन के लिए 3 मेथड होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो देखिए वो लिखते हैं कि एंटिटी एलोकेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है, on a relative stand-alone selling price based on a contract inception, जो उस वक्त की स्टैंड अलोन प्राइस है जो उससे रिलेट करती है, उसकी बेस पर आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। आगे फर्दर स्टैंड अलोन प्राइस के मुताबिक लिख रहा है, इज द प्राइस at which entity would sell a promised good or services separately to a customer। यानी मीन, अब अगर मैं इस वर्डिंग को लूं आगे अभी जाने से पहले, अगर मैं इस वर्डिंग से लूं तो, और मैं ये कहूं कि जी अगर कोई पर्सन आता है वो कहता है जी मैं सिर्फ आपसे मशीन लेता हूं, सर्विस नहीं लेना चाह रहा, आप सिर्फ मुझे मशीन दें, तो आप उसको 5 मिलियन की मशीन सेल करते हैं। और अगर एक पर्सन ऐसा आता है, ये इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूं, सेपरेट। अब अगर कोई एक कस्टमर ऐसा आ रहा है जो आपसे कहता है जी कि मैं आपसे सिर्फ सर्विस लेना चाहता हूं, सिर्फ सर्विस, मशीन नहीं, वो कहते हैं मशीन हमारे पास है, आप हमें प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, तो आप उसके लिए जो चार्ज कर रहे हैं, सपोज वो 0.75 मिलियन पर ईयर आप उसे चार्ज करते हैं। ठीक है। अब अगर 2 साल का चार्ज करेंगे, अब 1 मिनट होल्ड कीजिए।
जी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर एक कस्टमर आता है और सिर्फ आपसे सेल मशीन से खरीदता है तो वो 5 मिलियन है, और अगर एक पर्सन आता है और वो कहता है मुझे सर्विस दे दो, तो आप 0.75 मिलियन चार्ज करते हो पर ईयर। तो अब अगर हम इसको सेल कर रहे हैं तो ओवरऑल देखें प्राइस क्या बनती है, ये 2 इयर्स की सर्विस है तो 1.5, यानी ये 6.5 बन रहा है, जबकि हम उससे कितना चार्ज कर रहे हैं, 6 मिलियन। और ये अक्सर प्राइस, ये याद रखिएगा, ये प्राइस हमेशा कम होती है जब कॉम्बिनेशन में रहती है। अब मैंने 6 मिलियन को इस रेशियो से एलोकेट करना है, यानी ये 6 मिलियन जो है, जो ये वर्ड यूज कर रहा है कि जो सेपरेट टू अ कस्टमर, जो प्रॉमिस सेपरेट टू अ कस्टमर, इस रेशियो से आप डिवाइड करोगे तो 6 मिलियन को जो मैं डिवाइड करूंगा 6 into 5 डिवाइडेड बाय 6.50 और 6 into 1.5 डिवाइडेड बाय 6.50, ये जो अमाउंट्स आएंगी इस पर हम इसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अगर पहली अमाउंट कैलकुलेट करें 6 into 5 डिवाइडेड बाय 6.5 तो ये आ जाएगा 4.62, और दूसरा 1.5 into 6 डिवाइडेड बाय 6.5 विच इज इक्वल टू 1.38। ठीक है जी। तो अब अगर टोटल देखें तो वही आ रहा है 6 मिलियन, तो इसका मतलब ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को मैंने एलोकेट कर दिया। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, लेकिन अब आइएगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। स्टैंडर्ड ये हमें कहता है कि स्क्रीन शेयर नजर आ रही है आपको, मेरा ख्याल है पॉज हो गई थी, चेक कीजिएगा। यस सर आ रही है। सर नहीं आ रही। नहीं आ रही? सर पॉज हो रही है। ओके, मैं दोबारा करता हूं इसको। नाउ चेक इट। आ रही है सर अब। आ रही है, ठीक है, सर आ रही है। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने सिंपल सिनेरियो आपके सामने लिया। अब आइएगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। तो आइए सजेस्ट करता है हमें बट डज नॉट रिक्वायर, दिस इज वेरी एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक्चुअली पहले पोज हो रही थी तो मुझे ये समझ नहीं आएगी। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने यहाँ से दोबारा ये एग्जांपल समझाता हूँ। ये मैं इस पैराग्राफ के अगेंस्ट में ये आपकी एग्जांपल बनाई है, और आप कॉन्ट्रैक्ट जो है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक होता है लेकिन एक से ज्यादा पीओ होते हैं, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो आपके मोर देन वन होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि आपने एक मशीन दी है, कॉन्ट्रैक्ट किया मशीन का, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके आ गए। एक तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि आप मशीन को सेल करोगे, ठीक है। सेकंड, सेल करने के बाद 2 इयर्स की आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, और इस पूरे पैकेज का यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस एग्री हुई है आपकी 6 मिलियन है। इस 6 मिलियन में मशीन की प्राइस भी शामिल है, इसमें आपकी सर्विसेज की प्राइस भी शामिल है, दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो मशीन की जो सेल है वो उस दिन रिकॉर्ड होती है जिस दिन मशीन पर रिस्क और रिवॉर्ड आप ट्रांसफर कर दो, यानी जब रिस्क आप उसको ट्रांसफर कर दोगे बायर को तो आप उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, इसलिए हम इसको कहते हैं एट अ टाइम। और जो सर्विसेज है, चूंकि 2 साल की सर्विस है, तो सर्विस की जो रेवेन्यू है तब तक रिकॉर्ड नहीं हो सकता जब तक टाइम लैप्स नहीं होगा। जितना जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं ओवर द पीरियड या ओवर द टाइम। अब स्टैंडर्ड ये कहता है जी कि आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, आपने एलोकेट करनी है टू अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी आपने हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के गेस इसको एलोकेट करना है। किस तरह एलोकेट करना है? विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए रिलेटिव स्टैंड अलोन प्राइस बेसिस, यानी जो स्टैंड अलोन प्राइस बेसिस है उसकी बेसिस पर आप करोगे। और प्राइस कौन सी डेट की? एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू हो रहा है उस दिन की प्राइस लगाकर।
ठीक है। अब स्टैंड अलोन प्राइस को स्टैंडर्ड ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि स्टैंड अलोन प्राइस जो है दैट इज अ प्राइस एट विच एन एंटिटी वुड सेल अ प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विस सेपरेटली टू अ कस्टमर। ये वो प्राइस है जहां पर कस्टमर अगर सेपरेट हमसे कोई चीज बाय करता है, उस पर जो आप प्राइस चार्ज करते हो वो आपकी सेपरेट प्राइस है। अब देखिए, एक्सपोज एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि मशीन सिर्फ मुझे चाहिए, और वो ये क्लियरली कहता है कि मुझे सिर्फ मशीन चाहिए, आई ओनली इंटेंड टू बाय अ मशीन फ्रॉम यू। हम उसको 5 मिलियन चार्ज करते हैं, तो ये स्टैंड अलोन प्राइस हो गई मशीन की। और दूसरी तरफ अगर एक और कस्टमर को हम देखते हैं, वो कस्टमर हमारे पास हमसे रिक्वायर करता है कि जी आपसे हम सिर्फ सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम जो प्राइस कोट करते हैं सर्विस के लिए वो 0.75 मिलियन पर ईयर है, ये इसकी स्टैंड अलोन प्राइस हो गई। यानी स्टैंड अलोन प्राइस क्या हुई डेफिनेशन के मुताबिक, अगर कोई एक कस्टमर सेपरेटली आता है और उस प्रोडक्ट को सेपरेट बाय करता है, उस पे जो हम प्राइस उसको कोट करते हैं दैट इज अ स्टैंड अलोन प्राइस। अब इसके मुताबिक अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 5 मिलियन में इससे ये इस चीज का चार्ज कर रहा हूं और 1.5 मिलियन इसका सर्विसेज का उससे चार्ज कर रहा हूं, यानी टोटल प्राइस बनती है 6.50। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस पे किया हुआ है, 6 मिलियन पे। और ये बाय नेचर है, आप जैसे मार्केट में अगर एक चीज खरीदते हो उसकी प्राइस कुछ और होगी, 10 चीजें इकट्ठी खरीद लोगे प्राइस चेंज हो जाएगी, तो इसमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसका मतलब 6 मिलियन की प्राइस को मैंने एलोकेट करना है इस रेशो से। अब रेशो क्या बनी, 5:1.5। तो मैंने एलोकेट करना है 6 इंटू 5/6.5, ये देखिएगा, और 6 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 6.5, ये सेल्स ऑफ मशीन हो गई और ये सर्विसेज की। जिस दिन मशीन सेल करोगे आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे 4.62, और जिस दिन आप सर्विसेज दोगे, जैसे जैसे सर्विस दोगे, जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाएगा, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे 1.38 का। ठीक है जी, अब समझ आइएगा, एक एग्जांपल पूरी लेके करवाऊं। जी बताइएगा। सर आ गई है लेकिन इतनी क्लियर नहीं है, मे भी क्वेश्चन में हो जाए, आप आगे करवा चले, मैं आपके लिए ये जरा इसको रोकता हूं और मैं एक आपके लिए एग्जांपल सेपरेट बनाता हूं। ये देखिएगा। अच्छा, अब देखें, आपके बेसिकली कंपनी जो है इज सेलिंग 2 प्रोडक्ट्स। कंपनी जो है वो एंटर होती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सेल कंपनी। ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है, मैं उसको ले रहा हूं। सेल कंपनी, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। द कंपनी, द सेल कंपनी शैल प्रोवाइड सेल फोन टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ, इसको ए कंपनी कर दें, ए का मतलब ए नेम है, ए और नहीं है, ए नेम है। तो प्रोवाइड सेल फोन टू ऑल एम्प्लॉइज या ऑल ऑफ 150 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी on and 1 year free internet services. Service at a price of rupees 75,000 per employee.
ठीक है। अच्छा, ये जितना मैंने लिखा इसको हम लिख लेते हैं कि डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारी 1 अप्रैल 2017 है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा नेक्स्ट में रिपोर्टिंग डेट भी मैं लिख लेता हूं। रिपोर्टिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर है इस साल की, 31 दिसंबर 2017। ओके, अब ये फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेल कंपनी नॉर्मली सेल्स या सोल्ड सेल फोन्स एट प्राइस ऑफ ₹60,000 and internet service at ₹2,000 per month। अभी मैं आपके सामने कोई एंट्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन समझाना चाह रहा हूं कि एलोकेट कैसे करेंगे। देखिए, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम 150 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी जो है, हर एम्प्लॉय को एक सेल फोन, मोबाइल सेट और साथ में 1 साल का फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, और उसके अगेंस्ट हम कंपनी को पे करेंगे, एक कंपनी सेल कंपनी को पे करेगी 75,000 रुपीज। ठीक है। अब ये 75,000, पहले तो चीज आपने जो डिस्कस करनी है हमने, वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? वेरी सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 75,000 इंटू 150, यानी 150 एम्प्लॉइज को सेल फोन हमें प्रोवाइड करेंगे, और उसकी जो प्राइस हमें वो चार्ज करेगा वो 75,000 है। ये मेरी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई 11.25 मिलियन, यानी 11 to 50,000। अच्छा, अब ये जो हम रेवेन्यू है वो तो सेल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना, तो सेल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी 75 हमें मिल जाएगा। अब इसके गेस हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं, यानी पहले तो आप देखिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन से हैं, पीओस। पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि सेल दी फोन सेट नंबर 2, प्रोवाइड 1 year इंटरनेट सर्विस। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो कि फोन सेट जो आपने सेल किया उसका रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड होना चाहिए? यानी इसके लिए सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? सर जब वो सेल हो जाएंगे डिलीवर कर देंगे, यानी सिंपल आप कह लो कि व्हेन द स्टॉक इज डिलीवर्ड। क्योंकि फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिलीवर पे आप समझ लें कि हमारा रिस्क जो है ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन इंटरनेट सर्विस का रेवेन्यू आप कब रिकॉर्ड करोगे? इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? सर ओवर द पीरियड, यानी पूरा 1 साल होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, मैं अगर सिंपलीफाई कर दूं तो हर महीने, जैसे 1 महीना गुजरेगा 1 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर द पीरियड। अब ये दोनों में फर्क क्या नजर आया? सेल को हम कहते हैं एट अ टाइम, यानी जिस दिन डिलीवर करोगे उसे सारी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी।
और जो आपका इंटरनेट सर्विसेज का रेवेन्यू है वो ओवर द पीरियड होगा, वो उसी दिन नहीं होगा जिस दिन आपने सेल किया, बल्कि ओवर द पीरियड होगा। अब मुझे आप बताइए कि क्या इस प्राइस को मुझे एलोकेट नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि दोनों का रेवेन्यू डिफरेंट डेट पे हो रहा है। इसकी एलोकेशन के लिए स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन क्या देता है कि ये जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अगर इसको आप सेपरेटली सेल करते हो, जैसे सेल कंपनी, हम सेल कंपनी है, हम अगर सेल करते हैं सेल फोन तो 60,000 का कर रहे हैं, यानी एक सेल फोन जो है वो हम सेल करते हैं 60,000। और कितने एम्प्लॉइज हैं? 150। बेशक इसको आगे मल्टीप्लाई ना करो क्योंकि हमने रेशियो निकालनी होती है, इसकी जरूरत नहीं। यानी 60,000 का हमारा सेल फोन हम सेल करते हैं अगर नॉर्मल सेल करें, ओके। और अगर हम सर्विस दें, इंटरनेट सर्विस पूरे साल की, तो वो कितनी बनेगी मेरी? हम नॉर्मली इंटरनेट सर्विस का 2000 पर मंथ उससे ले रहे हैं, तो 2000 पर मंथ हुआ तो पूरे साल का कितना हुआ? 24,000। यानी अगर कोई कस्टमर आता है वो सिर्फ सेल फोन हमसे लेता है, हम उसको 60,000 पे सेल करते हैं। अगर कोई पर्सन आता है वो सिर्फ इंटरनेट सर्विस सर, ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2017 है। जी, ये फुल ईयर लगेगा ये इंटरनेट सर्विस पर, आपने फुल ईयर लगा दिया। आपके वॉइस में डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा है कि कुछ समझ नहीं आई एंड पे क्या कहा आपने। इतना समझ आया कि डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैपिटल है। सर वो कह रहे हैं कि फुल ईयर लगा दिया ना आपने इंटरनेट सर्विस, तो रिपोर्टिंग डेट तो 31 है, 31/12 है, ये 9 मंथ्स बनते हैं। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। अगर एक एक वर्ड को गौर से देखो तो मैं उसके मुताबिक सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि वो 9 मंथ है, मैं रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं तो अभी एलोकेट कर रहा हूँ। सिर्फ एलोकेशन के लिए तो पूरे साल की सर्विस लोगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना पीरियड का हुआ है? 1 ईयर, इररिस्पेक्टिव वो अगले अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो बात का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ स्टैंडर्ड की वर्डिंग के मुताबिक जो अभी आपसे डिस्कस किया था कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एंटिटी वुड सेल अ प्रॉमिस गुड और सर्विस सेपरेटली टू अ कस्टमर। हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पर क्या है, इस लाइन को माइंड में रखना है। हमारा यहाँ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नंबर 1 क्या है कि हमने सेल करने हैं फोन सेट। ठीक है, जब एक सेट सेल करता हूं, एक कस्टमर आता है वो कहता है जी मुझे सेल फोन दे दो, तो मैं कितने में सेल करता हूं? 60,000। दिस इज अ स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ अ सेल फोन। अच्छा, अब एक कस्टमर आता है वो कहता है जी मैं आपसे इंटरनेट सर्विस सिर्फ लेना चाहता हूं, आप उससे कितना चार्ज करते हो? 2000 पर मंथ। मैं इधर 2000 नहीं लिखूंगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 1 ईयर का, तो मुझे 1 ईयर की सर्विस की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन साल की इंटरनेट सर्विस मुझे चाहिए, तो आप उससे 24,000 रुपीज चार्ज करते हो। दिस इज अगेन स्टैंड अलोन प्राइस। जब स्टैंड अलोन प्राइसेस आ गई, इसकी रेशियो बना ले। यानी रेशियो क्या बनी? 60/84, 24/84। अब मैं एलोकेशन करने लगा हूं। जब एलोकेशन करूंगा तो सेल्स को कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? सेल्स को, यानी सेल ऑफ फोन, सेल फोन्स, कितनी अमाउंट होगी? टोटल मेरा जो प्राइस एग्री हुई है वो 11,250 है, इनटू इसकी रेशियो मिनिमाइज कर लो तो 60/84 आ जाएगा। तो इट मींस कि सेल की जो अमाउंट है वो 11,250,000 इनटू 60/84 विच इज इक्वल टू 8035715। 8035715। और जो आपकी इंटरनेट सर्विस है उसकी जो फी है, या इंटरनेट फी कह लो, वो आप कितनी लोगे? 11,250 इंटू 24/84, 11,250,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 84, ये आ रहा है 32
14287 287, ये गलत क्यों आ गया? 11 250,000 into 60 by 84 8035715, ये तो ठीक है। 3214285, ठीक है। अब इसको प्लस करके देखें तो एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। हम अभी जिस स्टेप पे पहुंचे हैं, जिस स्टेप पर अभी तक हम पहुंचे हैं, ये याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ एलोकेशन तक पहुंचे। जो तो ये बात ही नहीं की कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है। मैं तो अभी बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पहले आपने प्राइस एलोकेट करनी है। एलोकेट करोगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि इस वक्त मैं फोर्थ स्टेप पे हूँ। फिफ्थ स्टेप जो है वो फिर हमारा आएगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। उसकी तरफ तो आया ही नहीं जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अब आइएगा, अब उसका जवाब मैं आपको जरूर दे देता हूँ। अब इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड, अज्यूमिंग गुड्स जो है वो मैंने 1417 को सेल कर दी, जिसका मतलब इसकी एंट्री सेल की इसी डेट को रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरी सेल इस डेट को रिकॉर्ड होगी 8035715। अब इंटरनेट फी का रेवेन्यू मैं साल के एंड पे रिकॉर्ड करूंगा, यानी जब साल खत्म होगा तो 31 दिसंबर 2017 आ गया। अब इंटरनेट का जो रेवेन्यू है वो मेरा रिकॉर्ड होगा साल के एंड पर। अब ये मेरा रेवेन्यू टोटल कितना है? 3214285, लेकिन ये पूरे साल का है और अभी कितने मंथ गुजरे हैं? अप्रैल से लेकर आप दिसंबर तक काउंट करो, दिस इज 9 मंथ्स। इसका मतलब 9 मंथ का रेवेन्यू मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। 9 by 12 तो 3214285 इंटू 9 by 12। तो इस साल जो मेरा इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा वो 2410714 है। बाकी जो रेवेन्यू है वो अगले साल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये वो चीज थी जो आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन यहां जब स्टैंड अलोन प्राइस लेनी है, ये ऑलवेज रिमेंबर, ये मस्ट बी इक्वल टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये तो रेशियो बना रहा हूं मैं, ये इसकी मदद से सिर्फ रेशियो बना रहा हूं, मैं रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ रेशियो बना रहा हूं ताकि एलोकेट कर सकूं। जब एलोकेट हो जाएगा फिर रेवेन्यू की तरफ मूव करें। समझ आ गई अब बात कि नहीं आई? यस सर, आ गई। चलिए गुड। अब आगे चलिएगा, दोबारा इस स्लाइड पे आइए। अच्छा, इसमें हमने डिस्कस किया था 3 मेथड्स। अच्छा, अब ये मेथड्स क्या हैं, ये आगे जाके मैं आपको सारा बताऊंगा डिटेल में। एक होता है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, ठीक है, कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। ये जो अभी हमने किया ये मार्केट प्राइस ही तो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी अप्रोच होती है, अगर ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मौजूद हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हो, जिसकी सेपरेट मार्केट प्राइस ना हो, तो फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगाते हैं कि उस पर हमारी कॉस्ट क्या आ रही है और उस पर हम कितना मार्जिन ले रहे हैं, तो उसकी रेशियो बनाकर आप उसको अपोर्शन करते हो। तीसरा आ जाता है रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो आपकी जिसकी प्राइस मौजूद है उसको पहले एलोकेट करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है रेसिडुअल, वो फिर दूसरे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन सबसे रिलायबल मेथड जो कंसिडर होता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। और आपके सिलेबस में इसी को उसने ज्यादा टच किया हुआ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सर ये थर्ड वाला मेथड क्या है? रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि जो बच जाए, ठीक है, यानी इसमें अब जिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की प्राइस को हम डिसाइड कर सकते हैं, मसलन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक की प्राइस मिल रही है और एक की प्राइस नहीं है, तो मैं पहले उसको एलोकेट कर देता हूं जो उसकी प्राइस के मुताबिक है। जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सारी की सारी एलोकेट कर दूंगा मैं सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। मसलन ये 6 मिलियन की कॉस्ट थी आपकी, 6 मिलियन का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें इसकी प्राइस मिल जाती है, इसकी प्राइस अननोन होती है, यानी हम सर्विस देते ही नहीं है वैसे किसी को,
तो इसका मतलब इसकी कोई प्राइस एग्जिस्ट नहीं करती। जब ये अननोन हुआ तो रेस्टल अप्रोच ये कहती है कि 6 में से ये तो 5 मिलियन पे स्टैंड अलोन है, तो 5 मिलियन इसको एलोकेट कर दो, 1 मिलियन इसको एलोकेट कर दो, सिंपल। अब आइएगा आखिरी स्टेप, recognize revenue when the performance obligation is met। अभी ये मैंने करके भी दिखाया आपको एक एग्जांपल में। रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड करोगे, उस दिन रिकॉग्नाइज करोगे जिस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन और एज द प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू अ कस्टमर। A transfer occurs when the customer obtain control of the goods or service। अब देखो जब मैं सेल कर रहा हूं, कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पे है या मार्केट प्रैक्टिसेस पर है। अब अगर मैं गुड्स यहां से भेज देता हूं और रिस्क अभी तक ट्रांसफर नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा गुड्स, उस वक्त तक ये गुड्स आपकी ऑनरशिप में रहेंगी। तो फिर इसका मतलब जिस दिन डिलीवर किया उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि जिस दिन वो रिसीव करेगा और अप्रूवल देगा कि मैंने गुड्स रिसीव कर ली है, उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। Second, a customer obtains control of an asset, good or services when it can use the direct or obtain substantially all the remaining benefit from it। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि कंट्रोल किस दिन ट्रांसफर होता है, जिस दिन, यानी जिस दिन कस्टमर के पास वो, यानी वो गुड्स इस फॉर्म में आ जाए कि वो उसको यूज कर सकता हूँ, डायरेक्ट का यूज, ये नहीं है कि फिजिकली यूज, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने डिलीवर किया स्टॉक और उसने आगे सेल कर दिया, तो इसका मतलब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो उसने सेल किया ना, अभी तो गुड्स पहुंची भी नहीं है उसके पास। तो लिहाजा जिस दिन मैं डिलीवर करूंगा उस दिन कंट्रोल जो है वो सेकंड पार्टी के पास ट्रांसफर हो चुका होगा, ठीक है। एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट, और उस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा जिस दिन सारे के सारे बेनिफिट जो है वो उसको मिलेंगे जो बायर है। कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज ऑफ एंड ऑब्टेनिंग द बेनिफिट फ्रॉम एसेट। अब देखिए कंट्रोल को एक और मीनिंग में उसने एक्सप्लेन किया, बड़ा जबरदस्त ये मीनिंग है। अब मैं गुड सेल कर रहा हूं, जिस दिन मेरे पास से ये राइट निकल जाएगा कि मैं उस गुड्स को यूज कर सकूं, या मेरे पास ये राइट निकल जाएगा कि उसका बेनिफिट अब मैं ले सकूं, तो याद रखिएगा कंट्रोल मैं ट्रांसफर कर चुका हूं, ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ एन एसेट आर पोटेंशियल कैश फ्लो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एसेट इन मैनी वे। और ये कह रहे हैं कि बेनिफिट का मतलब क्या है। अब जैसे पहली डेफिनेशन जब पढ़ी थी इसमें वर्ड आया कंट्रोल का, यहां इसने कंट्रोल को एक्सप्लेन किया, फिर जिस वक्त यहाँ बेनिफिट का वर्ड आ रहा है तो बेनिफिट को एक्सप्लेन कर रहा है। या बेनिफिट क्या होता है कि जो आपको फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करके देगा वो एसेट या वो आइटम, वो गुड्स और सर्विसेज, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन मेनी वेज, वो किसी तरीके से भी हो सकता है, तो उस दिन आपको, इसका मतलब वो बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 स्टेप जो है ये मैंने आपके सामने कंप्लीट किए। ये 5 स्टेप थ्योरी है जिसको हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन में यूज करना होता है, ठीक है। इससे अगला हिस्सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट एसेट का, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले इस हिस्से को आपने करना है, इसको पहले रिवाइज करना है, क्योंकि क्लास का टाइम में सिर्फ 1 मिनट रह गया, ये किसी वक्त भी ड्रॉप हो सकती है, तो लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह करना है। पहले इसको अच्छी तरह कर लो और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।